गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इलेक्शन इन इंडिया, आर दे फ्री। अरे सुनो, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जब देश आजाद हो गया था 1947 में, तो पहले इलेक्शंस हमने 1951 में क्यों कराए? मैं बताऊं, क्योंकि तब इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए हमारे पास लॉज ही नहीं थे। सच में देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ही लागू हुआ 1950 में, फिर इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुई, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आया, फिर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए रूल्स और बायलॉज बने, और ये सारी जिम्मेदारी दी गई थी सुकुमार सेन को, जो बने इंडिया के पहले इलेक्शन कमिश्नर। हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज की इस वीडियो में हम आज के डेट पे इंडिया के सबसे बड़े, महंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। ओवर द टाइम वोटिंग करने का तरीका और प्रायोरिटीज कैसे चेंज हुए, इसे समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंसिडेंट्स निकाले हैं आपके लिए, आप बस मजेदार स्टोरी की तरह इसे सुनते जाइएगा, आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता लगती जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक ऐसी चीज जो आप और मैं बार बार सुनते आ रहे हैं वो ये कि इंडिया है दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, पर ये कितनी बड़ी है पता है? चलिए समझते हैं। तो 2024 के जनरल इलेक्शन के लिए इंडिया के पास है 96.8 करोड़ एलिजिबल वोटर्स। आपने वोट किया ना? दिखते ही समझदार और जिम्मेदार हो, जरूर किया होगा। मतलब इंडिया का जो इलेक्टोरेट है वो यूएस से लगभग 4 गुना बड़ा है, पाकिस्तान से 7 गुना और यूनाइटेड किंगडम से 20 गुना बड़ा है। मतलब तब भी और अब भी हम दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस कंडक्ट करते आ रहे हैं। चलिए सुनते हैं इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन की स्टोरी। तो तब के ज़माने में ना बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, और जो करती थी उनमें से मैक्सिमम ऐसी थी जो विमेन के राइट टू वोट को रिकॉग्नाइज नहीं करती थी। पर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहले दिन से ही यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का कंसेप्ट अपनाया था। अब ये क्या होता है? तो ये कंसेप्ट कहता है कि इंडिया की हर अडल्ट सिटीजन के पास, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज जेंडर, रिलीजन, कास्ट एटसेट्रा, उसके पास राइट टू वोट रहेगा ही रहेगा। और ऐसे इंडिया ने पहले दिन से ही विमेन के राइट टू वोट को रिकॉग्नाइज किया, और ऐसे इंडिया बनी दुनिया में सबसे ज्यादा वोटिंग राइट देने वाली कंट्री। पहले जनरल इलेक्शन में वोटर टर्नआउट था 44%, वहीं 2019 में ये पीक पे पहुंचा 67% पर। वैसे अगर सोचो तो नया नया देश बना है और पहली बार इलेक्शन हो रहे, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही होगी। दो जो मेजर प्रॉब्लम आई थी वो थी पॉपुलेशन को लेकर और इलिटरेसी को लेकर। तो तब देश की पॉपुलेशन इतनी थी जिसमें से इतने एलिजिबल वोटर्स थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि इसमें से 85% लोग इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे। ऐसे में वोटर्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें नेम करके रजिस्टर करना, सोचो कितना बड़ा टास्क हो गया होगा। दूसरा, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सेंसस भी हुआ 1951 में। तो डेटा के हिसाब से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फाइनलाइज करना था, लोगों को समझ में आ सके वैसे पार्टी सिंबल्स डिजाइन करने थे, पेपर बैलेट बॉक्सेस डिजाइन करने थे। एक बहुत बड़ा टास्क हो गया था। अब एक सवाल मैं करूं, अगर पहला इलेक्शन हुआ 1951 में, तो 47 से लेकर 51 तक देश का क्या हाल था? तब किसकी और कैसी गवर्नमेंट थी? तो देखो, इस टाइम के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो गया था, जिसे लीड करते हुए जवाहरलाल नेहरू एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से रुके हुए थे। और तब तक इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी किंग जॉर्ज 6 के अंदर। अब आगे बढ़ने से पहले वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इलेक्शन की हार या जीत डिसाइड कर सकते हैं? क्या इंडियन इलेक्शंस में ईवीएम्स को हैक किया जा सकता है? तो एक बुक है द वर्डिक्ट नाम से, जो पहले इलेक्शन से लेकर इंडिया की पूरी इलेक्टोरल हिस्ट्री बहुत अच्छे से डिस्कस करती है। तो इस बुक को मैं आपको ऑडियो बुक फॉर्मेट में सुनना सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे तो इंटरेस्टिंग चीजें सुन के ज्यादा अच्छे से याद रहती है, और इसलिए मैं भी ऑडिबल यूज करती हूँ। अगर आपने अभी तक ऑडिबल ट्राई नहीं किया है तो आप उसका फ्री ट्रायल ले सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दी है, जिससे आप ऑडिबल का 2 महीने का फ्री ट्रायल ले सकते हैं, और कोई कार्ड नंबर, सीवीवी, ओटीपी डालने का कोई झंझट नहीं है। आप सीधा यूपीआई आईडी से भी डायरेक्ट साइन अप कर सकते हैं। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको आपके इंटरेस्ट की ऐसी और बहुत सारी बुक मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते क्या हैं। तो लॉ की पढ़ाई में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन पढ़ाया जाता है, जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। एकदम सिंपली एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल चीजें दी गई है, जो चाहे जो हो जाए आप उसे नहीं हटा सकते, जैसे ये सारी चीजें। और इन्हीं में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी इंक्लूडेड है। अब सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे डिफरेंस क्या होता है, और फिर हम डिस्कस करेंगे उस इंपॉर्टेंट केस के बारे में
जिसके कारण फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना। तो चलिए समझते हैं फ्री और फेयर में क्या डिफरेंस है। तो इलेक्शंस फ्री कब होते हैं? पहला, जब एलिजिबल वोटर्स को राइट टू वोट दिया जाता है। दूसरा, जब बिना डरे वोटर्स डिसाइड कर सकते हैं कि वोट करे या ना करे, और करे तो किसको करे। तीसरा, जहां वोटर्स को ये कॉन्फिडेंस रहता है कि उनका वोट कॉन्फिडेंशियल रहेगा। अब समझते हैं कि इलेक्शंस फेयर कब होते हैं। पहला, जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में खड़ी होती है, कैंपेनिंग करती है और वोटर्स को एक फेयर चांस मिलता है कन्विंस होने का। दूसरा, जब सारे वोट्स काउंट होते हैं और रिजल्ट्स एक्चुअल वोट्स के टोटल को रिफ्लेक्ट करते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट केस के बारे में, जिस कारण फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड हुआ। तो एक बहुत फेमस केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण। हुआ ये था कि 1971 के जनरल इलेक्शन में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे राज नारायण। इलेक्शंस कांग्रेस ने ही जीते, पर राज नारायण ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की इलेक्शन के रिजल्ट को चैलेंज करते हुए। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट रिसोर्सेज, मशीनरी और ब्राइबरी का इस्तेमाल किया है इलेक्शन में अनफेयर एडवांटेज के लिए। इस केस में इंदिरा गांधी को रिप्रेजेंट कर रहे थे एन पालकीवाला और राज नारायण को शांति भूषण। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस के लिए गिल्टी पाया और कहा कि फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसके बाद रायबरेली की इलेक्शन वर्डिक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया और इंदिरा गांधी को अगले 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से रोका गया। कोर्ट ने गवर्नमेंट को 20 दिन का समय दिया कि इंदिरा गांधी को ऑफिशियल पोस्ट में रिप्लेस कर दिया जाए। पहली बार ऐसा हुआ था कि लीगल एक्शन से एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया था। इस डिसीजन ने इंडिया के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को शॉक कर दिया था। चलिए मैं आपको 2 अच्छे एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया पिछले 50 सालों से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करवा रहा है। तो पहले क्या होता था कि जैसे इलेक्शन की डेट अनाउंस होती थी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करना तभी स्टार्ट करती थी, क्योंकि तभी तो लोगों को दिखाई देता है और याद रहता है। पर 1990s में आ गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो क्या कहता है, इलेक्शन की डेट अनाउंस होने से लेकर रिजल्ट आने तक कोई नया काम नहीं किया जाएगा, जिस कारण इलेक्शन फ्रॉड्स बहुत कम हुए। दूसरा, पिछले 20 सालों में इंडियन जुडिशरी ने बहुत अच्छे जजमेंट्स दिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का ये इंपॉर्टेंट जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक वोटर का राइट है ये जानने का कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कहां से आ रही है। या फिर ये इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने कैंडिडेट की क्रिमिनल हिस्ट्री और फाइनेंशियल स्टेटस जानने का हक है वोटर के पास। लॉ स्कूल की पढ़ाई के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रीसेंट जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इन दोनों को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप मेरे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हम साल भर के सारे रीसेंट जजमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियोस के थ्रू, इन्फोग्राफिक्स एंड माइंड मैप्स के थ्रू और एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर सकते हैं। और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को क्लियरली, डेप्थ में और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। मेरे सारे कोर्सेज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब अगर आप एकदम ध्यान से देखेंगे तो 1952 से लेकर अब तक में इंडियन इलेक्शंस में 3 फंडामेंटल चेंजेस किए गए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है वोटिंग एज को 21 ईयर्स से कम करके 18 ईयर्स करना। तो इसे राजीव गांधी के टाइम पे किया गया था। उनका कहना था कि यूथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए, और इसीलिए वोटिंग एज को 21 ईयर्स से कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया, और ऐसा करते साथ ही 5 करोड़ वोटर्स बढ़ गए थे। दूसरा, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट देते हुए इंडियन वोटर्स के लिए नन ऑफ द अबव का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया, जिसमें अगर किसी वोटर को कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो वो अपना रिजेक्शन, अपना डिससैटिस्फैक्शन नोटा बटन दबा के शो कर सकता है। और उस केस में क्या होगा जब किसी भी कैंडिडेट से कंपेयर नोटा को ज्यादा वोट मिल जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए, तो इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा, एक कैंडिडेट 10 जगह से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो 1996 से पहले क्या होता था कि एक कैंडिडेट अलग अलग जगह से खड़े हो जाता था, और फिर एक अमेंडमेंट किया गया जिसके बाद कोई भी कैंडिडेट मैक्सिमम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही खड़ा हो सकता है। दोस्तों, अब हम इस पूरे वीडियो में आपके लिए सबसे ज्यादा काम की चीज डिस्कस करने वाले, तो मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आए। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं, मतलब ये जो बार बार जाकर आप वोट करते हो ये किसके लिए करते हो ये समझेंगे। तो इंडिया में 3 टाइप के इलेक्शन होते हैं। सबसे पहला है लोकल लेवल इलेक्शन। तो आपका शहर छोटा है या बड़ा, उस हिसाब से नगर निगम या नगर पालिका के इलेक्शन होंगे, जिसमें आप पहली बार जाके अपने पार्षद के लिए वोट देते हैं।
ये सारे पार्षद आगे जाकर मेयर सेलेक्ट करते हैं। दूसरा है स्टेट लेवल इलेक्शन या विधानसभा के लिए, जिसमें आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या अपने विधायक के लिए वोट देते हैं। जो भी पार्टी मेजोरिटी में आती है वो आगे जाकर स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं। तीसरा, अब आपको ये तो पता होगा कि प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाती है। तो तीसरे नेशनल लेवल इलेक्शन में लोकसभा के लिए सारे देश के लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट देते हैं, जो आगे जाकर डिसाइड करते हैं कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो ये था आज का वीडियो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर। इंडिया की रिच इलेक्टोरल हिस्ट्री के बारे में और जानने के लिए जो ऑडियो बुक मैंने आपको सजेस्ट की उसे जरूर चेकआउट करिएगा ऑडिबल पर, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, जिसपे साइन अप करके आपको 2 महीने का ऑडिबल का फ्री ट्रायल भी मिलेगा, तो उसे जरूर चेकआउट करिएगा। बिल्कुल यार, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो एक उन्होंने यार बताया है ना, एक ये बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है कि जो इंडिया में ना 51 से ही आ गई थी, जिसको लेकर एक हर चीज़ के लिए उन्होंने एक रूल बना दिए गए थे। एक पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लेट आई थी, 80 में आई थी ना तकरीबन, ये 73 में, हाँ 73 में जो आइन है ना, इन्होंने भाई इधर हमारे आए थे। लेकिन इसी वजह से आप देख लो कि तब से एक सारे रूल इंडिया बनाकर बैठा हुआ था और हमारे बाद में बने, और इसीलिए वो लेट हुए। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से रोल बनाए, जिस तरह इन्होंने चलना है वही सारे रोल बनते गए, और अब उन्हीं रोल की वजह से हमें अभी रोल किया जा रहा है कि जैसे मर्ज़ी हमें इधर ले जाएं या इधर ले जाएं। लेकिन वीडियो जो है ना यार वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जो उन्होंने एक इंडिया के इलेक्शन के बारे में बताया ना, वो बेस्ट थी। नहीं वाकई है कि जैसे एक भाई वर्ल्ड में कवर किए जाते हैं ना इलेक्शन, तो आपको ओवरऑल आप सारी कंट्री उठाकर देख लें, कहीं डिक्टेटरशिप बैठे हुए हैं, कहीं कुछ मतलब के आर्मी का राज है, कुछ मतलब के एक प्रेसिडेंटल सिस्टम, हाँ सारा सिस्टम आप तुर्की को देख लें, और भी काफ़ी कंट्री हैं। लेकिन एक डेमोक्रेसी की बात करें ना, तो ये अपने आप में बहुत एक बड़ा लफ्ज़ है एक डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी को भाई लेकर चलना ये कोई एक मतलब के एक हल्की बात नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर चीज़ आ जाती है। आपका मतलब कि आपने ये नहीं कि आपने वन साइडेड हो जाना है और वन साइडेड ही चीज़ें करनी है, उसमें सब चीज़ें एक मतलब के एक यूनाइटेड होकर रहने पड़ते हैं। लेकिन जब एक इलेक्शन आता है तब तो एक और पता चल जाता है कि कंट्रियों का कि कैसे एक इलेक्शन ये करवाते हैं। सारे मतलब के न्यूज़ आप देखो ना, एक इंडिया के इलेक्शन को पूरे वर्ल्ड में कवर किया जा रहा है अभी मतलब के हर कवरेज मिल रही है उनको। नहीं बिल्कुल सबसे आम चीज़ होती है कि आप फेयर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ना वो किस हद तक करवाते हैं, तो उसके लिए एक जो है ना वो जमहूरियत ही एक बेहतरीन एक लफ्ज़ आप कह सकते हैं। अगर आप जमहूरियत के एक वर्ड की तरफ या जमहूरियत में जाना चाहते तो उसके लिए एक बेसिक शर्त ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन होती है, क्योंकि हर कंट्री के पास इस तरह की एक कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक जमहूरी एक मुल्क बने। हम तो खैर हमारे अंदर भी ये एक नारा ज़रूर है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक जमहूरियत हमें अभी तक जो है ना वो नज़र नहीं आई जो कि एक होनी चाहिए थी। क्योंकि जमहूरियत का मतलब ये है कि आप एक हर तरीके से आज़ाद हैं, हर तरीके से एक जो है ना वो आपके पास इख्तियार है, आप एक अवामी नुमाइंदा चुनें और वही अवामी नुमाइंदा जाकर मतलब एक जो है ना वो अपने एक मुल्क को रिप्रेजेंट करे और आगे जो है ना वो आपके मसले मसाइल हल करे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन बजाय इसके कि आप ज़बरदस्ती कोई जो है ना वो चीज़ों को मुसल्लत करें या ज़बरदस्ती आपने जो है ना वो फैसले एक बंद कमरों में बैठ के करें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए एक जो है ना वो एक इंडिया की भाई कोई एक इनके साथ कोई बराबरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई मुल्क, क्योंकि हमने कोई ऐसा मुल्क नहीं देखा जो इस हद तक जो है ना वो एक जमहूरियत पसंद हो और उनका एक लक्ष्य हो या वो एक दिन ब दिन इस चीज़ के ऊपर एक एफर्ट कर रहे हो कि हमने एक जमहूरी मुल्क। लेकिन ये कि बिल्कुल उन्होंने भाई बहुत एक अच्छे फैक्ट बताए हैं, लेकिन आगे आके जो मतलब उन्होंने एक इलेक्शंस की किस्म बताई हैं जो कि हम एक हमें खुद नहीं एक समझ आती थी, क्योंकि हम हमेशा ही देखते रहते हैं कि वो फलां जगह पे इलेक्शन हो रहे हैं, फलां जगह पे मतलब हर साल एक जो है ना वो एक हर दिन एक इलेक्शन ही चल रहे होते हैं इंडिया में। लेकिन वो बिल्कुल आप पता चला कि एक छोटे लेवल से एक जो है ना वो स्टार्ट होता, फिर उसके बाद स्टेट इलेक्शन, फिर उसके बाद ये जो मेन इलेक्शन अब हो रहा है
ये होता है जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर, सदर, ये हर चीज़ जो है ना वो इलेक्टेड होते हैं। तो ये एक नई चीज़ थी। नहीं, आप देखो ना, एक वोटिंग की एक तादाद पर आ जाए तो स्टार्ट से वाकई लोग ना एक मतलब कि इतना वोट नहीं करते थे, लेकिन आस्ता आस्ता आप देख ले, अब मुझे तो लगता है कि इंडिया में 19% लोग वोट करते होंगे यार। 67% कोई एक थोड़ी नहीं रेशो निकालना है, लेकिन अगर इस दफ़ा 60-65 तक भी पहुंच जाती है ना, या एक 70 तो खैर नहीं मुझे लगता, अगर 70 तक पहुंच जाए तो भाई एक बहुत कमाल की बात हो जाएगी। हाँ, बहुत बड़ा ज़्यादा लोग टर्नओवर होगा, बहुत टर्नओवर होगा यार। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।